अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 2 साल पहले आज के दिन 22 साल की जद्दोजहद के बाद इमरान खान का वजीर आजम बनने का ख्वाब पूरा हुआ। मगर क्या आज 2 साल बाद उन वोटर्स के ख्वाब पूरे हुए जिन्हें वजीर आजम इमरान खान ने नए पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए थे? 25 जुलाई वो दिन है जब इमरान खान की 2 दहाइयों से जारी जद्दोजहद रंग लाई। इन 22 सालों के दौरान इमरान खान हर हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन में रहे। हर इशू पर उन्होंने हुकूमत मुखालिफ पोजीशन ली और हर अवामी इशू पर बयानिया बनाया। वो खुद को एंटी स्टेटस को लीडर के तौर पर पेश करते रहे और फिर 2018 के इंतखाबात के नतीजे में तहरीक इंसाफ पहली बार मुल्क में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई। इस इलेक्शन से पहले और इलेक्शन जीतने के बाद वजीर आजम इमरान खान अवाम को नए पाकिस्तान की तस्वीर पेश करते रहे। इमरान खान हमें बताते रहे कि इनके नए पाकिस्तान का तस्वुर क्या है और वो पाकिस्तान को कैसा मुल्क बनते देखना चाहते हैं। इमरान खान तकरीरों में अपना बयानिया दोहराते रहे कि वो नए पाकिस्तान में मुल्क की मईशत और माशरत दोनों को दुरुस्त सिमत देंगे। इमरान खान ने 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा लगाया। इमरान खान कहते रहे कि वो पाकिस्तानियों को ताकतवर कौम बनाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अखराजात में कमी करेगी, सादगी अपनाएगी, काबीना का साइज मुख्तसर होगा, मुल्क में पुलिस और जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे, आवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ मिलेगा। इमरान खान ने 8,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने, 5 सालों में 50 लाख घर बनाने और 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने के वादे किए। वजीर आजम इमरान खान कौम को बार बार उम्मीद दिलाते थे कि इनका नया पाकिस्तान फॉरवर्ड लुकिंग होगा, जिसमें इदारे आज़ाद और मजबूत होंगे, मीडिया आज़ाद होगा और मीडिया को मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए ब्लैकमेल या दबाया नहीं जाएगा। अपनी विक्ट्री स्पीच में इमरान खान ने यह भी वादा किया था कि नए पाकिस्तान में एहतसाब का आगाज उनसे होगा और इसके बाद किसी और का एहतसाब होगा। इलेक्शन जीतने से पहले और इलेक्शन जीतने के फौरी बाद इमरान खान नए पाकिस्तान का क्या तस्वुर और क्या तस्वीर पेश करते रहे हैं? इमरान खान आज ही के दिन 2 साल पहले कह रहे थे कि अल्लाह ने उन्हें मौका दिया है कि अब वो अपना नजरिया और मंशूर मुल्क में नाफिज करेंगे। और आज तहरीक इंसाफ की इंतखाबी फतह के 2 साल पूरे होने पर तहरीक इंसाफ इस दिन को यौम तब्दीली करार दे रही है, जबकि ऑपोजिशन इस दिन को यौम स्याह कह रही है। वजीर आज़म इमरान खान ने अवाम को जिस नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था, इसमें कुछ मामला तो ऐसे थे जिनके बारे में कहा गया था कि इन मसाइल को 90 दिन में हल कर लिया जाएगा, मगर कुछ ऐसे मसाइल थे जिसके हल के लिए यकीनन वक्त दरकार है। इसलिए अहम सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन मसाइल को फौरी तौर पर हल करने में कामयाब हो गई है जिनका 90 रोज में हल का दावा किया गया था? और वो मसाइल जिनके हल में वक्त दरकार था, क्या इन मसाइल के हल के लिए तहरीक इंसाफ हुकूमत की सिमत दुरुस्त है या नहीं? इन 2 सालों में इमरान खान अपने कितने वादे पूरे कर चुके हैं? 2 साल पहले इमरान खान का ख्वाब तो पूरा हुआ, मगर क्या उन वोटर्स के ख्वाब पूरे हुए या 5 साल मुकम्मल होने तक होंगे जिन्हें वजीर आजम इमरान खान ने नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था? इन मामलों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा ने, और हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शाहज़ेब खानज़ादा साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे बड़ी जद्दोजहद रही है उनकी, हर अवामी इशू पर हुकूमत के खिलाफ वो बयानिया बनाते रहे हैं। फिर 2018 में इंतखाबात हुए, उनको हुकूमत मिली, नए पाकिस्तान का उन्होंने वादा किया था, 2 नहीं 1 पाकिस्तान का वादा किया था, कौम को ताकतवर मजबूत बनाने का वादा किया था। स्पेसिफिक्स में जाने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना फीसद नया पाकिस्तान बनाने में वो अब तक कामयाब हुए हैं, कितना फीसद उनकी सिमत दुरुस्त नजर आ रही है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अगर बिल्कुल स्पेसिफिक की बात करें तो जाहिर है सिमत दुरुस्त नहीं है, वो तो खुद हुकूमती वज़रा भी कहते नज़र आते हैं। फ़ीसद में मुझे नहीं पता कि मैं किस हद तक बता सकता हूँ, मगर मुझे इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जितना आपने अभी एक मोन्टाज चलाया और उनके वादे बताए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, हो रही है। अब तो आला अदलिया कह रही है, अपोजिशन उनके अपने इत्तेहादी सब कह रहे हैं सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। साथ में जो उन्होंने वादे तरक्की के किए थे वो नहीं हो पाई, मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म करने के किए थे वो कहाँ हैं, करप्शन का पैसा वापस लाने के किए थे वो कहाँ हैं। एहसास प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम है, मगर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का तसलसल है, बजाय इसके कि हुकूमत ये कहे कि पहली दफ़ा सब कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है जो मसला हो गया ना शहजाद, वो ये हो गया कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद जो एक रविश थी वो ये थी कि पाकिस्तान में आज से पहले सब बुरा हुआ है, जो हम कर रहे हैं आज से वो सब अच्छा है। IMF के प्रोग्राम में लोग पहले जाते थे, हम नहीं जाएंगे, उसकी वजह से डिले किया, मईशत प्रॉब्लम का शिकार हो गई, एहतसाब में प्रॉब्लम्स आए, दूसरा डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आए। मेरा ख्याल है इस वजह से सारा का सारा मसला
बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। ऑपोजिशन आप दूसरों की बुराइयों पर कर सकते हैं, मगर हुकूमत अपनी अच्छाइयों पर, अपनी सलाहियत पर और अपनी कारकर्दगी पर की जाती है। 2 साल तहरीक इंसाफ ने हुकूमत भी ऑपोजिशन की बुराइयों पर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सिमत नहीं तय हो पाई। अच्छा शाजिब, आप कह रहे हैं कि ये तासुर दिया जाता है कि पहले सब बुरा था और अब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ हकीकत भी है ना कि पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, गवर्नेंस के इश्यूज थे, वो मौजूद हैं सालों साल से। करप्शन भी है, सही मानों में आज तक एहतसाब भी नहीं हुआ। इस्लाहात की हर शोबे में ज़रूरत है, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हो, पुलिस रिफॉर्म्स हो। तो ये खराबियाँ तो हैं एक माशरे में। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि खराबियां हमारे मुआशरे में है, मगर आज 2 साल बाद आप जितने भी हुकूमती वज़रा हैं उनके ट्वीट्स उठा के देखिए। वो क्या ये कह रहे हैं कि 2 साल में हमने पुलिस रिफॉर्म्स कर दिए, वो ये कह रहे हैं कि हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ठीक कर दिए, वो ये कह रहे हैं हमने मनी लॉन्ड्रिंग खत्म कर दी, क्या वो ये कह रहे हैं हमने जुडिशल रिफॉर्म्स कर दिए, क्या वो ये कह रहे हैं हमने मुआशी तरक्की के दे दी। कोई क्रेडिट दे रहा है इमरान खान साहब को कि ब्लू एरिया की ज़मीन महंगी बिक गई है इस्लामाबाद में, कोई क्रेडिट दे रहा है कि उनके दौरे बहुत ज़्यादा कम थे दूसरे हुक्मरानों से, कोई ये नहीं बता रहा कि जी टैक्स इकट्ठा करने का वादा किया था वो नहीं इकट्ठा हो सका, कोई ये नहीं बता रहा तरक्की का वादा किया था वो नहीं हो सका, कोई ये नहीं बता रहा कि रोज़गार देने का वादा दिया था, ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। आप ट्वीट उठा के देखिए, आज से पहले हुआ है किसी वज़ीर आज़म को महंगी CDA की तरफ से ज़मीन बेचने का क्रेडिट दिया जा रहा हो, उसी सूरत में दिया जाता है जब और कुछ दिखाने के लिए ना हो। कुछ अच्छे काम मुझे अब लगता है कि एक सिर्फ जो नज़र आती है वो कंस्ट्रक्शन पैकेज है। वज़ीर आज़म का एक अच्छा फोकस है कि वो एक मॉर्गेज मार्केट पाकिस्तान में बिल्ड करना चाहते हैं और वो जो इशूज़ हैं उनको दूर करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में एक अच्छा फोकस है। एहसास प्रोग्राम उनका ज़्यादा अच्छा फोकस है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का तसलसल है, मगर इस कोरोना में जिसने फोकस की उस पर ज़रूरत थी उन्होंने उस पर फोकस किया। ये एक अच्छी डिलीवरी है। अदरवाइज जो उन्होंने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो और जो आप चीज़ें दिखा रहे थे उनका 2 साल बाद क्यों नहीं कह रहे कि उन पर क्या पेशरफ्त हुई है? कोई वजीर क्यों नहीं बताता उनके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है? कोई नहीं बता रहा। भट्टी साहब, 2 साल पहले आज ही के दिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा था कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, अब मैं अपना मंशूर मुल्क में नाफिज करूंगा। जो नया पाकिस्तान वो बनाना चाहते थे, कामयाबी हासिल हुई आपके ख्याल में उनको? देखिए, ये मंशूरों का कब्रिस्तान है ये मुल्क, ये वादों दावों नारों का मोहनजोदाड़ो है ये मुल्क। मुश्किल मुल्क है। आबादी हर 5.25 सेकंड के बाद एक बच्चा, माफियाज का मुल्क, भूखा नंगा मुल्क, हर इदारा तबाह बर्बाद, सत्यानाश। कौम और हुक्मरानों में अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, बदउनवानी, करप्शन, 2 नंबरी, फ्रॉड की एक रेस लगी हुई है। नीचे जो है वो भी कर रहे हैं, ऊपर जो है वो भी। करप्शन कोई बुरी नहीं समझी जाती। इस मुल्क में 40 साल 2 शाही टबरों के बाद एक इमरान खान आए और हमें जब पता चला कि उनका होमवर्क मुकम्मल नहीं है, उन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ था, राइट पीपल फॉर राइट जॉब ना लग सकी, उनके नारे वादे दावे जो थे वो उनका हकीकत से बहुत कम ताल्लुक था, लेकिन इसके बावजूद बड़े अच्छे काम हुए। क्या काम हुए? मैं फॉरेन पॉलिसी मैं इसको क्रेडिट देता हूँ, बहुत अच्छी रही। आलमी तन्हाई कम हुई, पुलवामा से बालाकोट तक, अभिनंदन से कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा तक, ट्रंप 3 मरतबा कश्मीर सालसी से ट्रंप भारत में मोदी के सामने पाकिस्तान और इमरान खान की तारीफ तक, करतारपुर राहदारी, वज़ीर आज़म की हद तक कफ़ायत शारी बहुत अच्छा रहा। अपने घर में रहना, बैरूनी और अंदरूनी मुल्क वो जो दौरों पे जो वो शाहाना खर्चे थे और वो जो टब्बर भर भर के ले जाते थे और वो जो ढेर लोग होते थे वो नहीं थे। एक्सपोर्ट नेगेटिव से पॉजिटिव में आई है। जैसे शाहजेब ने कहा कि तामीराती पैकेज एक अच्छा पैकेज है। एहसास प्रोग्राम में 1 करोड़ 60 लाख लोगों को हाथ में पैसा मिला है और इस तरह मिला है कि सानिया निश्तर 2 मरतबा कैबिनेट में तकरीबन रो पड़ी कि मुझे तहरीक इंसाफ के MNA कहते हैं कि आप हमें क्यों नहीं लिफ्ट कराती या हमें क्यों नहीं पैसे देती। उन्होंने इस तरह दिया। बाकायदगी से काबीना के इजलास हुए हैं और हर मसला काबीना में डिस्कस हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जो वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश करते हैं, जो वज़ीर आज़म के खिलाफ बोलते हैं, जो पॉलिसी से हट के बात करते हैं, वो काबीना का अभी तक मेंबर हैं। कोई उनको ये नहीं कहा कि निकल जाओ या बैठ जाओ। पनाहगाहें बनी हैं 200। किसान की गंदम इस मरतबा महंगी बिकी है, किसान का गन्ना महंगा बिका है, खाद सस्ती हुई है, अद्वियात, आटा, गंदम, चीनी, निजी बिजली घर डाकों रिपोर्टें बनी, पब्लिक हुई। गो कि इस पर कोई काम नहीं हुआ लेकिन पब्लिक हुई, सामने आई। और इसके अलावा यानी ये काफ़ी इस तरह की चलें, अब आप क्योंकि स्पेसिफिक्स पे आ गए तो मैं ज़रा बात कर लेता हूँ। जैसे आप खुद कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स बनी, काबीना की मीटिंग्स भी होती है, लेकिन लोगों को तो आउटपुट चाहिए ना कि
इनके आने से बदलाव क्या आया है? क्या कैबिनेट मीटिंग में ऐसे फैसले हुए हैं जिन पर अमल दरामद किया गया और इसके बाद आवाम की जिंदगी आसान हुई, यानी कि आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती हो गई, बिजली सस्ती हो गई? कोई इस तरह की बातें जो उन्होंने की थी कि हम ऑस्टेरिटी लाकर चीजें सस्ती करेंगे, वो तो नहीं नजर आया भट्टी साहब अभी तक? नहीं आया। बहुत यानी अनफॉर्चुनेटली 7 बहरान जो आए, जो उसमें से 4 थे कुदरती बहरान, मसनूई बहरान सॉरी, जिसमें जो हुकूमत और हुकूमती टीम का प्रॉब्लम था। इसमें प्रॉब्लम क्या आया कि राइट पीपल फॉर राइट जॉब, यानी आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया। नदीम बाबर साहब जैसे लोग, रज़ाक दाऊद साहब जैसे लोग, जुल्फी बुखारी साहब जैसे लोग, यूटिलिटी स्टोर्स के चेयरमैन जैसे लोग, जब ये आएंगे, बुजदार जैसे लोग जिनका तरीके इंसाफ से दूर दूर तक कोई तल्लुक़ नहीं था वो। अच्छा, फिर महंगाई 37 मरतबा हुई, बेरोज़गारी बढ़ी, जो रिपोर्टें मैंने कहा है पब्लिक हुई, उन पर आगे असर नहीं हुआ। इस तरह मैं जो समझता हूँ, जो नैब तरमीमी आर्डीनेंस है जिसमें ब्यूरोक्रेसी को निकाला गया, जिसमें ताजरों को निकाला गया, जिसके राजा परवेज अशरफ भी निकल गए, और जो पार्ट 2 आ रहा है ये एहतसाब को कंप्रोमाइज़ करेगा। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियाँ अगले 3 साल में पॉसिबल नहीं है, ये निकाल दें। एहतसाब घर से नहीं हुआ, मान लिया। हाँ, ये जरा एहतसाब पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि भट्टी साहब ये एक सियासी नारा भी था कि हम आएंगे, लोगों को पकड़ेंगे और पकड़ के जब पैसा लाएंगे तो उससे भी मुल्क के हालात बदलेंगे। शाहजेब, आपको हमने सुनवाया 26 जुलाई को ये विक्ट्री स्पीच में उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, एहतसाब का अमल मुझसे शुरू होगा। किस हद तक इस पर अमल दरामद हो रहा है? नहीं, इस हद तक अमल दरामद हो रहा है कि जो अरशद मलिक नवाज शरीफ को सज़ा देते हैं वही अरशद मलिक बाबर एवान को बरी करते हैं, बाकी किसी को उस केस में बरी नहीं करते हैं। इस हद तक अमल दरामद हो रहा है कि जो नैब बार बार मुराद अली शाह साहब को बुलाता है वही नैब ना परवेज़ खटक को बुलाता है, ना ही चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को बुलाता है। इस हद तक अमल दरामद हो रहा है कि अपने दौर की चीनी महंगी होने और सब्सिडी देने पर शुगर कमीशन बना था, मगर ताने बार बार मुराद अली शाह को और शाहिद खान अब्बासी को माजी की सब्सिडी पर दिए जाते हैं। आपकी शुगर कमेटी की रिपोर्ट ने लिखा कि सियासी असर इस्तेमाल करके 3 अरब रुपए की सब्सिडी आपकी पंजाब हुकूमत से उस्मान बुज़दार से शुगर मिल मालिकान ले गए। उस्मान बुज़दार से कोई सवाल नहीं होता है। इसी हद तक अमल दरामद हो रहा है कि आप खुसरो बख्तियार से सवाल नहीं करते हैं, अपनी काबीना के दूसरे अरकान से सवाल नहीं करते हैं। तो इसी हद तक जो एहतसाब है उस पर अमल दरामद हो रहा है। शहजाद, बड़ा आइडियल मौका था। देखें, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई उन्हें बहुत बुरा लॉ एंड ऑर्डर मिला, उन्हें बहुत बुरी मईशत मिली और उन्हें बहुत बुरा लोड शेडिंग का क्राइसिस मिला। जब नून लीग की हुकूमत आई, कराची के हालात बुरे थे और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बुरी थी, लॉ एंड ऑर्डर बुरा था, आए दिन टेररिस्ट अटैक होते थे, साथ में अदलिया के साथ ताल्लुकात ना पीपल्स पार्टी के अच्छे ना नून लीग के अच्छे, इदारों के साथ ताल्लुकात नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, फौज के साथ ताल्लुकात अच्छे, फुल सपोर्ट हासिल है। अदलिया के साथ ताल्लुकात, कोई ऐसा मसला नहीं है कि अदलिया प्रॉब्लम कर रही हो, मीडिया होस्टाइल नहीं है आपके साथ, लोड शेडिंग का मसला आपको हल करके दे गई है नून लीग, लॉ एंड ऑर्डर का कराची में अमन है, पाकिस्तान में अमन आ चुका है, दहशतगर्दी के मसले कोई नहीं है। फोकस चाहिए था कि हमने अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी है। हुकूमत तो कहती है ना कि मईशत बड़े बुरे हालात में मिली हमें, आपने जो बातें गिनवाई उसके अलावा जो इस हुकूमत को भी कुछ चीजें तो अच्छी नहीं मिली ना। मईशत जो है 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, उसका एक पूरा इंपैक्ट आया, ट्रिकल इंपैक्ट आया मईशत पे। इदारे वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नकारा हो चुके हैं, किसी में कैपेसिटी नहीं है काम करने की। नहीं, बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है काम करने की, ये बात गलत है। करंट अकाउंट डेफिसिट का क्राइसिस था, ये बात दुरुस्त है। दूसरी हुकूमतों को भी ये क्राइसिस मिला था। अब तहरीक इंसाफ की, क्योंकि लॉजिक ये थी कि हमसे पहले सब बुरा था, उस चक्कर में आपने IMF के प्रोग्राम में नहीं गए। खुद स्टेट बैंक की रिपोर्ट आपके दौर में जो आई वो कहती है कि आपने कितना बड़ा उसकी वजह से मसला क्रिएट किया, क्योंकि आप ये साबित करना चाहते थे कि माजी के सब करप्ट थे, इसलिए वो IMF के प्रोग्राम में गए। शहजाद, सिंपल सी लॉजिक है। अगर आज जियो आपको सारी की सारी फैसिलिटीज दे जैसे इस हुकूमत को मिली, मगर आपका फोकस ये हो कि आपने जो मुकाबले का चैनल है उसका प्रोग्राम बुरा करना है बजाय इसके कि अपना प्रोग्राम बेहतर करना है, तो आपका प्रोग्राम अच्छा नहीं हो पाएगा। तहरीक इंसाफ को आइडियल सिनेरियो मिला था चीजें ठीक करने का, मईशत आइडियल नहीं थी, प्रॉब्लम्स थे, मगर सबकी सपोर्ट थी, लोड शेडिंग नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, मगर फोकस फिर ये था कि हमने माजी के भट्टी साहब से इसका जवाब लेता हूं क्योंकि अपनी कारकर्दगी को बेहतर दिखाना है। शाहजेब समझते हैं कि एक आइडियल माहौल मिला था तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, जबकि भट्टी साहब का मौकिफ तो माजी में ये रहा है कि जो पिछली हुकूमतें थी वो तो इस हद तक करप्ट थी कि उनके बच्चों का दूध भी पी जाती थी। तो भट्टी साहब,
क्या वाकई ऐसा माहौल मिला था? मैं इस पे इंटरव्यू सिर्फ थोड़ा सा इस पर मैं ऐड ये कर दूं कि माहौल अच्छा मिला था, जहां पर आपने सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग करके चीजें ठीक करनी होती है। तहरीक इंसाफ ने जो ये दिखाने की कोशिश की कि हमें पूरी इमारत गिरानी है, भाई डैम के लिए अगर जमीन खरीद के दे गए थे, आप शुरू कर देते कि जी हम आगे डैम बना लेंगे, मगर 2 साल तक आपने ये साबित करना था कि उन्हें डैम बनाने की परवाह नहीं थी, हमें थी। पहले सीपेक को आपने बुरा दिखाया कि नहीं, बहुत करप्शन के प्रोजेक्ट थे, एहतसाब का मामला तो इमरान खान, सीपेक का दिफा किया तो इसकी जरूरत नहीं थी। एहतसाब का मामला तो इमरान खान साहब के दिल के बड़ा करीब था। इसमें आज भी नायब चेयरमैन को अगर आप सुने, उनके जो बयान सामने आए हैं, जो जवाब जमा कराए, वो कह रहे 30 दिन में किसी केस को हम नहीं निपटा सकते। तो ये एहतसाब के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हो, हाई कोर्ट के रिमार्क्स हो, वो सब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन हो रही है, इक्तदार में आके ऑपोजिशन को आप जो है वो उसके खिलाफ एहतसाब कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमें जेन्युइन एहतसाब होता हुआ नजर आ रहा हो। क्यों ये हालात हो गए हैं? जी, पहली बात तो ये है कि सी पैक की जब आप बात करेंगे, उसकी मुशर्रफ साहब भी क्रेडिट लेंगे, उसका जरदारी साहब भी क्रेडिट लेंगे, उसके नवाज शरीफ साहब भी क्रेडिट लेंगे, उसका इमरान खान साहब भी क्रेडिट लेंगे। दूसरी बात ये, डैम की जब आप बात करेंगे, उस ज़मीन पर नवाज शरीफ साहब भी इफ्तिताह कर चुके, उस ज़मीन पर शौकत अजीज़ भी इफ्तिताह कर चुके, उस ज़मीन पर यूसुफ रज़ा गिलानी भी इफ्तिताह कर चुके, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इमरान खान साहब ने भी किया है। जो तीसरी बात यह है कि ये मुल्क सवा सत्यानाश, तबाह बर्बाद, हर इदारा तबाह बर्बाद, हर इदारा खसारे में, कर्जों का मसाइल तो पता है ना। एहतसाब का जो नारा था उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका उस तरीके से, जब हम देखते हैं कोर्ट के रिमार्क्स वगैरह। एहतसाब पे आता हूं, तबाह बर्बाद चीज मिली हुई थी। आप इमरान खान साहब के 2 सालों पे क्रिटिसाइज मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, हम सारे करते हैं, लेकिन ये कहना कि पीछे से हमें एक बुलेट ट्रेन मिली थी, आगे से हमारी ये चलतन एक्सप्रेस बन गई है, ये गलत है। बहुत तबाह बर्बाद। मसाइल तो मुझे आगे मसाइल पता है ना क्या है, ये बताइए एहतसाब का जो अमल था वो क्यों नहीं कामयाब हो सका? आपके ख्याल में क्या वजह है इसकी? एहतसाब देखें ना, अब हम आज कहते हैं कि ये जो रिफॉर्म्स हैं पुलिस पटवार की, इमरान खान ने क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका नारा था। ये 40 साल पिछले क्यों नहीं किया? क्योंकि कभी उनके बच्चे आल उलाद इधर नहीं गई। इसी तरह ये पहली दफ़ा सैफ रहमान का एहतसाब हो, मुतनाज़े होगा, जनरल अमजद का एहतसाब हो, मुतनाज़े होगा, जवेद इकबाल का एहतसाब हो, मुतनाज़े होगा। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ हैं इसमें, क्योंकि मैटर करने वाले लोग हैं इसमें, क्योंकि बड़े लोग हैं इसमें। एहतसाब नैब की अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी पे मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कमियां कोताहियां मैं जानता हूं, केसेस झूठे मैं जानता हूं, सच्चे केसेस जानता हूं, लेकिन अल्लाह पे यानी अपने दिल पर हाथ रख के बताएं इस मुल्क को किस किस ने लूटा है। और ये सारे अल्लाह की शान दे के मुलजम कह रहे होते हैं, नैब के नैब ज़्यादा मुलजम कह रहे होते हैं, नैब बंद कर दो। सही है, मुझे मेरे पास वक्त कम रह जाएगा। बड़ी साहब आपसे भी एक आखिरी सवाल और उसका जवाब मैं चाहूंगा कि शाज़ेब भी दे दें। पुलिस बंद कर दो। एक आखिरी सवाल, इमरान खान साहब बहुत क्रेडिट देते थे मीडिया को जब अपोजिशन में थे, और हुकूमत जब आई तब भी ये कहा उन्होंने कि हमारी हुकूमत फॉरवर्ड लुकिंग होगी, मीडिया आज़ाद होगा, मीडिया तनकीद कर सकेगा। क्या इस पर आपके ख्याल में कामयाबी हुई है? इमरान खान साहब ने जो कहा वो करके दिखाया? भट्टी साहब मुख्तसर जवाब प्लीज़। नहीं। इमरान खान साहब मीडिया में गो कि हमेशा से बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस दौर में इसलिए ज़्यादा हैं कि जिनसे जितनी ज़्यादा तवक्कुआत होती है उतनी ज़्यादा मायूसी होती है, जितनी ज़्यादा मायूसी उतना खौफनाक रद्द अमल। इमरान खान साहब थे जो जिनके साथ मीडिया खड़ा रहा हमेशा। आज इमरान खान साहब को मीडिया के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं खड़े नजर आते। शाज़ेब, इदारे आज़ाद हो गए, मीडिया को बोलने की आज़ादी मिल गई, जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि नया पाकिस्तान फॉरवर्ड लुकिंग पाकिस्तान होगा। नहीं, इदारे के आज़ाद होने हैं। इदारे ज़बान सिर्फ आज़ाद नहीं है, आप जिस्मानी तौर पर आज़ाद नहीं है। मीर शकील उर रहमान को जेल में डाला हुआ है। एक इदारा है जिससे आपको प्रॉब्लम है, उसके सरबराह तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुए। साथ में जो एहतसाब की बात कर रहे हैं, जिस दौर की बात की है ना भट्टी साहब ने, उस दौर में एहतसाब नहीं हुआ। ये मगरमच्छों का मसला नहीं है, ये मसला है कि इस मुल्क में जिसने एहतसाब किया है वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए किया है। वरना अकेले नवाज शरीफ का नाम नहीं आया था पनामा पेपर्स में, और कहा गया था पहले नवाज शरीफ का हो जाए फिर बाकी सबका होगा। बाकी कहाँ है वो 500-600 लोग जो थे जिनके पनामा पेपर्स में नाम आए थे? आज तक किसी को याद है? तहरीक इंसाफ ने आके कहा था कि हम उनसे भी एहतसाब करेंगे। किसी को पता है बाकी पनामा पेपर्स वाले लोग कहाँ हैं? क्योंकि सियासी इंजीनियरिंग करनी होती है, जमहूरी हुक्मरानों को निकालना और लाना होता है, इसीलिए मुल्क में एहतसाब होता है। आज भी हो रहा है, तो अदालतें दिख रही। बहुत बहुत शुक्रिया शाद भट्टी साहब और शाज़ेब खानज़ादा हमारे साथ थे। तहरीक इंसाफ ने वादा किया था कि कुछ मसाइल तो ऐसे हैं कि हम 90 दिन में हल कर देंगे। वो मसाइल हल हुए हैं या नहीं हुए, ये अहम सवाल है। और दूसरा, जो मसाइल 5 साल में हल होने हैं या जिसमें एक तवील मुद्दत चाहिए, क्या उसकी सिमत दुरुस्त है या नहीं, इस पर हम बात कर रहे थे शाद भट्टी और शाज़ेब खानज़ादा से। एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद एक और अहम इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रोज पहले नैब की कारकर्दगी, नैब की साख और अहलियत पर कई संजीदा सवालात उठाए थे कि नैब के मुकदमात कई महीनों और सालों तक जेर इल्तवा क्यों रहते हैं। और आज चेयरमैन नैब ने भी इस बात का एतराफ कर लिया है कि नैब के केसेस को मुकर्रर वक्त यानी कि 30 रोज के अंदर नहीं निपटाया जा सकता। चेयरमैन नैब के इस एतराफ के बाद सवाल यह पैदा होता है कि अगर नैब कानून के मुताबिक 30 दिन में मुकदमात का फैसला नहीं कर सकता तो इसके पास लोगों को इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर गिरफ्तार करने का क्या जवाब बाकी रह जाता है और नैब किस तरह किसी भी शख्स को इसकी आज़ादी के आईनी हकूक से महरूम कर सकता है। चेयरमैन नैब इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि 30 दिनों में नैब केसेस को मुकम्मल करना नामुमकिन है और इस बात का एतराफ उन्होंने आज 120 एहतसाब अदालतों के क़याम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में किया है। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में यह भी कहा गया है कि 50-50 गवाह कानूनी मजबूरी है। चेयरमैन नैब का मुकदमात की ताखीर की वजूहात बताते हुए कहना था कि मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी हैं और इसी सिलसिले में हुकूमत को कई बार कह चुके हैं कि नैब अदालतों की तादाद को बढ़ाया जाए क्योंकि मुकदमात के बोझ की वजह से ट्रायल में ताखीर हो रही है। इस वक्त हर एहतसाब अदालत औसतन 50 मुकदमात सुन रही है, इसलिए लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान में इजाफी अदालतों की जरूरत है। इसके अलावा चेयरमैन नैब का यह भी कहना था कि मुल्जिमान की मुतफर्रिक दरख्वास्तें और आला अदलिया के हुक्म इम्तना भी मुकदमात में ताखीर की वजह बनते हैं। चेयरमैन नैब का मजीद कहना था कि रजाकाराना रकम वापसी का इख्तियार इस्तेमाल करने से सुप्रीम कोर्ट रोक चुकी है। रजाकाराना रकम वापसी की इजाज़त मिले तो केसेस अदालतों तक नहीं पहुंचेंगे। चेयरमैन नैब अपने जवाब में करप्शन मुकदमात में सुस्ती का एतराफ़ कर रहे हैं और इसकी वजूहात भी बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नैब की कारकर्दगी पर सख्त सवालात उठाती रही है। चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद समातों में नैब की कारकर्दगी और साख पर सख्त रिमार्क दिए हैं। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत के तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नैब मुल्जिमान को महीनों और सालों तक कैद में रखा जाता है, जबकि नैब की जानिब से कैद में रखने से मुतल्लिक कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि तहकीकात अक्सर महीनों और सालों ज़ेरे इल्तवा रहती है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि नैब में प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट का नैब की गिरफ्तारी के इख्तियारात पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहना था कि आइन में सिर्फ एक बुनियादी हक है जो गैर मशरूत है और इसे किसी सूरत मजरू नहीं किया जा सकता। वो हक इंसानी वकार है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ट्रायल से पहले गिरफ्तारी से इस शख्स की बेइज्जती और तौहीन होती है। इसके अलावा लाखड़ा पावर प्लांट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का भी नैब की सलाहियत और कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहना था कि नैब के मुकदमात के फैसलों में ताखीर का आगाज ही नैब ऑफिस से होता है। नैब के रेफरेंस की बुनियाद ही गलत होती है। रेफरेंस में क्वालिटी नहीं होती। 50-50 लोगों को गवाह बना दिया जाता है, जबकि क्वालिटी का एक गवाह ही काफी होता है। लोग सालों नैब में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से 30 दिन में फैसले की बजाय लोग 3 साल पड़े रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इन रिमार्क्स और चेयरमैन नैब के इस एतराफी बयान के बाद नैब की सलाहियत और साख पर मजीद सवालात उठ गए, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जब नैब पर पहले ही मुकदमात का इतना बोझ है और इसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो मुकर्रर वक्त पर ट्रायल को मुकम्मल कर सके, तो नैब किस तरह इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी स्टेज पर लोगों को गिरफ्तार कर सकता है और इनको इनकी बुनियादी हकूक से कैसे महरूम रखा जा सकता है। इन सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब। शाह खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अदालतें तो पहले ही कह दी थी कि 30 दिन में ट्रायल करना है, लेकिन नहीं होता। 3-3 साल तक लोग कैद में पड़े रहते हैं। अब चेयरमैन नैब भी एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारी जितनी कैपेसिटी है, हम कोई करप्शन का मुकदमा 30 दिन में नहीं निपटा सकते। तो क्या ये अगर केस 30 दिन में नहीं निपटता, क्या ये नैब के अपने कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है? और फिर जवाब क्या रह जाता है कि किसी को आप इंक्वायरी स्टेज पर, किसी को इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर आप गिरफ्तार करके रखेंगे, मुकदमा 30 दिन में निपटेगा भी नहीं, तो इस दौरान आप उसकी आज़ादी, उसकी लिबर्टी, उसकी फ्रीडम को उससे महरूम रखेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये अगर उन्होंने जवाब जमा करवाया है सुप्रीम कोर्ट की क्वेरी के नतीजे में कि 30 डेज में आप जो है यकीनी बनाएं कि ये जो है ट्रायल्स कंप्लीट हो जाए, मेरा ख्याल है कि ये उनका हकीकत पर मबनी जवाब है। उसकी वजह ये है कि इनके पास एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना इनकी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं, ये इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने सारे केसेस को जो है वो एट अ टाइम जो है उसका ट्रायल शुरू करे और 60 डेज में जो है उसका ट्रायल कंक्लूड हो। और दूसरा ये है कि अदालतें भी मौजूद नहीं है। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म दिया था फेडरल गवर्नमेंट को भी और अटॉर्नी जनरल को भी बुलवाया था कि आप एटलीस्ट 120 जो है वो
अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है एस्टेब्लिश करें। इतने कम टाइम में मैं नहीं समझता कि ये जजेस जो हैं ये तैनात हो सकते हैं, फिर उनका अमला आपने जो है उसकी भी रिक्रूटमेंट करनी है, उसके लिए एलोकेशन करनी है बजट की। तो मैं समझता हूँ कि ये चेयरमैन नैब ने अगर वो ये जवाब दिया है तो ये हकीकत पर मबनी है कि क्योंकि 30 डेज में तो वो ये उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी एक ट्रायल को कंक्लूड कर सके, और इतने ज्यादा ट्रायल जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में पेंडिंग पड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नैब की तरफ से आज जो अदालत में जवाब जमा करवाया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि करप्शन के मुकदमात को 30 दिन में नहीं निपटाया जा सकता, जिससे सवाल ये पैदा होता है कि फिर जवाब क्या होता है कि किसी को आप इतना पहले अरेस्ट करके रख लेते हैं, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे एक शख्स को अरेस्ट करके रख लिया जाता है, उसका जो फ्रीडम है, उसकी जो आज़ादी है, उससे उसको महरूम कर दिया जाता है, जबकि नैब खुद कह रहा है कि हम 30 दिन में मुकदमा मुकम्मल नहीं कर सकते। ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। कुलभूषण यादव का मामला एक दफा फिर जेरे बहस है। ऑपोजिशन का कहना यह है कि कुलभूषण यादव को हुकूमत एनआरओ दे रही है, जबकि 3 रोज पहले श्री मजारी साहिबा ने नेशनल असेंबली में यह कहा था कि जो कुलभूषण यादव का मामला है वो इंडिया लेके गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और इंडिया के जो फैसला आया है उसका इतलाक करना अब जरूरी है। पाकिस्तान पे जो भी आईसीजे ने फैसला दिया है उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर श्री मजारी साहबा। श्री मजारी साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ऑपोजिशन आप पर तनकीद कर रही है कि आप कुलभूषण यादव को एनआरओ देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने उस दिन फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि ये मामला नून लीग को लेके जाना ही नहीं चाहिए था, यानी कि जब इंडिया ये मामला लेके गया आईसीजे में तो उसको पाकिस्तान को उसका कॉन्टेस्ट करना ही नहीं चाहिए था, पार्टी बनना ही नहीं चाहिए था आईसीजे में। ये क्यों कह रही हैं आप? देखिए, पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि आईसीजे में ये एक मुल्क का हक होता है कि वो एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे जाना आईसीजे के। हमने और हिंदुस्तान दोनों ने एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल साइन किया हुआ है, रेटिफाई किया, जिसमें कहा था हम आईसीजे में अगर कोई केस हमारे खिलाफ लेके जाता है हम पेश होंगे, हम डिफेंड करेंगे। लेकिन मार्च 2017 में पीएमएलएन की हुकूमत ने एक अच्छी चीज़ की, मैं समझती हूँ, उन्होंने ख़त लिखा आईसीजे को कि अब हम अपनी कमिटमेंट जो है कि अंडर द ऑप्शनल प्रोटोकॉल हम वो लिमिट कर रहे हैं, हम हर केस में नहीं एक्सेप्ट करेंगे आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन। जब आपने वो ख़त आईसीजे को भेज दिया तो फिर आप बिल्कुल पोजीशन ले सकते थे कि हम नहीं पेश होंगे, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस केस में आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन। तो फिर आईसीजे एक एडवाइजरी ओपिनियन दे देता जो आप फॉलो करते ना करते। और तो हमने आईसीजे में ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज भी किया था, लेकिन वो जो हमारी प्ली थी उसको नहीं सुना गया। लेकिन जो फरूक नसीम साहब ने कल इस वास्ते थी ना जी कि वो एक जासूस है। मेरी बात सुने, प्ली आपकी प्ली ये थी ना 2008 की काउंसिलर एग्रीमेंट, जिसमें कहा कि कौन सी काउंसिलर एग्रीमेंट, वी डोंट रिकॉग्नाइज इट बिकॉज आपने रजिस्टर ही नहीं की यूएन में। सही, हाँ, क्योंकि ये मामला 36 आर्टिकल 36(1) का था, जिसमें हमारे पास कोई ऐसी डिक्लेरेशन नहीं थी जो कि आईसीजे के ज्यूरिसडिक्शन को रिस्ट्रिक्ट करती। भाई दो चीजें करती हैं, वन आपका खत था तो अव्वल तो आपको पेश होने की जरूरत नहीं थी। जब आप पेश हो गए तो आप जो आर्ग्यूमेंट साइट कर रहे थे, जो एग्रीमेंट 2008 की साइट कर रहे थे, वो कोई यूएन की बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं की थी। फरूक नसीम साहब ने कहा कि माजी की हुकूमत का आईसीजे में जाना गलत फैसला नहीं था, और जब ये फैसला आए भी था आईसीजे का तो पाकिस्तान ने तो इसको बड़ा अप्रिशिएट किया था, और हम ये कह रहे थे कि इंडिया पता नहीं क्यों शादियाने बजा रहे, क्यों अप्रिशिएट कर रहा है। ये फैसला तो एक्चुअली हमारे हक में आया है। देखिए, मेरी बात सुने, फरूक नसीम साहब का अपना एक व्यू होगा, मेरा अपना व्यू पॉइंट है, इंटरनेशनल लॉ की फ़र्क इंटरप्रिटेशंस है, सियासी भी एक आउटलुक होना चाहिए, ये मेरा व्यू है। लेकिन जब डिसीजन आ गई जो भी आई, फिर आप पे फर्ज बनता है कि आप डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें। श्री मजारी साहब, उस दिन आपने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि ये नून लीग की हुकूमत थी जो ये मामला आईसीजे तक उन्होंने जाने दिया, जिसकी वजह से हम फंस गए हैं।
हाँ। आप ये क्यों कह रही हैं हम फंस गए, जब आप ये समझती हैं कि बहुत सारे, जब आप कहती हैं कि हम फंस गए हैं, या अभी आप कह रही हैं कि हमें भुगतना पड़ रहा है, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये चॉइस ऑफ वर्ड्स क्यों है? सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, ये चॉइस ऑफ वर्ड्स आपके क्यों है जब आप समझती हैं कि ये केस का जो वर्डिक्ट आया है वो पाकिस्तान के फेवर में आया है? जब हमारे फेवर में आया है तो व्हाई डू वी चूज दीज वर्ड्स कि हम फंस गए हैं, अब हमें भुगतना पड़ेगा? आई एम नॉट, नो, मैं कह रही हूं ना फेवर में है ना अगेंस्ट है। ओवरऑल वर्डिक्ट अगर आप पढ़े, मैं इस पॉइंट पे नहीं बात करी, ओवरऑल पढ़े तो इंडिया की बाकी प्लीज सारी रिजेक्ट हो गई। एक उनकी प्ली वो हुई कि आप इसको रिव्यू दें और इसको कॉन्सुलर एक्सेस दें, हमने दे दिया, 2 या 3 दफा कॉन्सुलर एक्सेस दे दिया। अच्छा, सियासी तौर पे वैसे पाकिस्तान पे कैसे रिफ्लेक्ट करता अगर पाकिस्तान ये मामला उस वक्त कहता कि अगर इंडिया लेके जा भी रहा है तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाना चाहते आईसीजे, हम अपनी डिक्लेरेशंस बायलैटरल ट्रीटीज दिखाकर अगर ये पोजीशन लेते, तो सियासी तौर पे तो बड़ा नेगेटिवली रिफ्लेक्ट नहीं करता पाकिस्तान के लिए? क्योंकि पाकिस्तान के पास तो तमाम सबूत है कि ये शख्स स्पाई है और इसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि आप उस वक्त डिबेट करते, ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेते कि इतना सेंसिटिव इशू है कि हम जाएं या ना जाएं। तो कानूनी हक है कुलभूषण यादव का, वो मिलना चाहिए। आईसीजे का जो वर्डिक्ट है हमने इंप्लीमेंट करना है, लेकिन आपको लगता है कि जरूरत से ज्यादा अब हमने उसको रियायतें दी हैं? जैसे कि अगर इंडिया की तरफ से कहा गया कि यार आप शीशा हटा दें, आप सिक्योरिटी एहलकार को हटा दें, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी, ये तमाम चीजें हम मानते गए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम तमाम चीजें मानेंगे। फॉरेन ऑफिस कहती है कि हम ये कर रहे हैं जज्बा खैर सगाली के तहत। तो क्या ये माहौल है कि हम जज्बा खैर सगाली के तहत भी ये रियायतें उसको दें, या कानून के मुताबिक जो है वो हमने करना है? I don't think so. I think yes, we are being very nice. Maybe हमें इतना नहीं होना चाहिए, बट इससे हमारा जो मौकफ है वो स्ट्रेंथन होता है। मैं समझती हूँ इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा और हिंदुस्तान बैक फुट पे चला गया है। पहले शोर हंगामा मचाया हुआ था कॉन्सुलर एक्सेस का कि गलत दिया जा रहा है, दिया नहीं जा रहा, अब आप देखें चुप कर गए हैं। तो मैं समझती हूँ आपको टैक्टिक्स अपने सही रखने चाहिए जिससे आप दूसरी साइड को बैकफुट पे करें। हमने हिंदुस्तान को बैकफुट पे कर दिया, तो हमने अपनी अच्छाई दिखाकर इंडिया को बैकफुट पर कर दिया है। नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत मसले मसाइल होंगे, इस वक्त वहां बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। अच्छा, शीरीन मज़ाहरी साहब, बिलावल भुट्टो भी तनकीद कर रहे हैं, नून लीग भी तनकीद कर रही है, वो सवाल ये कर रहे हैं कि मोदी का यार कौन है? तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि जब आप लोग ऑपोजिशन में थे उस वक्त इस मामले पर, कुलभूषण के मामले पर नवाज शरीफ को मोदी का यार कहते रहे। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि आईसीजे पे जाने का मतलब है कि मैच फिक्स है। अब आप लोग हुकूमत में है, इसी किस्म की तनकीद ऑपोजिशन कर रही है। कहीं ये रियलाइजेशन है कि नहीं, इस तरह की पोजीशन आपको लेनी चाहिए थी जब आप ऑपोजिशन में थे, ताकि आज ऑपोजिशन भी ये लाइन नहीं ले रही होती? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो उस दिन कहा है कि हम तो सिर्फ स्कोर सेटल कर रहे हैं और कुछ नहीं है हमें इससे लेना देना। जब आप मोदी का यार की बात करते हैं तो हम करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से जीत डोवल आया था प्राइवेट विजिट पे, जिस तरीके से, और क्यों फिर हम गए इस केस पे, किधर से प्रेशर आया था कि हम आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट करें? आपके ख्याल में क्या ये एक कलेक्टिव फैसला नहीं होगा रियासत का? क्योंकि आर्मी एक्ट के तहत सजा हुई थी तो यकीनन तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व होंगे, इतना बड़ा फैसला था। आपको लगता है कि ये अकेले फैसला कर लिया था? बिकॉज़ हम तो नहीं आप पता कर लेना, आप हुकूमत में हैं, अब आप पता कर लें कि किस किस की इन्वॉल्वमेंट थी इसमें। देखें, मेरा व्यू पॉइंट जिसकी भी थी, मेरा व्यू पॉइंट उस वक्त भी ये था, और मेरे साथ बहुत से लोग जो इंटरनेशनल लॉ करते हैं वो डिसएग्री भी करते हैं। मेरी व्यू अभी भी यही है, हमने गलती की। पाकिस्तान में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की जो रीसेंट जजमेंट आई है ख्वाजा साद रफीक के केस में, या इसके बाद जो तवातर के साथ रिमार्क्स आते रहे सुप्रीम कोर्ट में, जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं वो नैब के कानून के हवाले से हैं और जिस तरीके से उस कानून का इतलाक हो रहा है। तो अब आप बताइए कि जिस तरीके से ये कानून है, जिस तरीके से ये कानून हरकत में आ रहा है कि लोगों को ट्रायल से पहले सालों साल, महीनों महीनों अरेस्ट किया जाता है, उनकी आज़ादी छीन ली जाती है, उनकी लिबर्टी छीन ली जाती है, उनकी जिंदगी से उनको महरूम कर दिया जाता है, क्या ये मुल्क में ठीक हो रहा है? बतौर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर कैसे देखती हैं इसको आप? देखें, हम तो जब से हुकूमत में हम कोशिश करें कि नैब के कवानीन को रैशनलाइज किया जाए। अभी भी ऑपोजिशन के साथ डायलॉग हो रही है और मंडे को इस पे एक कमेटी है जिसमें मैं भी हूँ, वो जिस पे डिस्कशन होगी नैब लॉ की। हमने तो ये कानून नहीं बनाया, हमने नैब के हेड को नहीं सेलेक्ट किया, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मैं आई एम नॉट अ लॉयर, ना मैं इस पे डिस्कशन करूंगी। और हर शख्स के लिए कानून बराबर होना चाहिए, ये हमारा एक कंसिस्टेंट व्यू पॉइंट है और इंसानी हकूक के दायरे में होना चाहिए। देखिए, इसका एक पहलू तो ये है कि ये कानून का इतलाक किसके तरफ हो रहा है, उस पर भी जजमेंट ने बात की है कि ऑपोजिशन की तरफ हो रहा है, इक़्तिदार में जो लोग होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं उसको इस वक्त एक साइड पर रख देता हूं। मैं सिर्फ बतौर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर आपसे ये पूछ रहा हूं कि किसी शख्स को जब तक उस पर जुर्म साबित ना हो, महीनों सालों कैद में रखना, फिर उसका रेफरेंस बनता है। क्या बतौर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर आपके ख्याल में ये ठीक हो रहा है, किसी की जिंदगी उसका फ्रीडम छीन लेना इस तरीके से? इस पे आपकी राय जानना चाह रहा हूं मैं। नहीं, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि आपको अगर कोई देखे ना, आपको किसी को डिसअपियर कराना चाहिए। आपको अगर किसी ने जुर्म किया है उसको कोर्ट में पेश करें, उसको चार्ज करें। आप कानून और आइन के तकाजे में रहते हुए आगे बढ़ें और किसी के साथ जुल्म और तशद्दुद नहीं होना चाहिए। इंसाफ सबको मिलना चाहिए। मैं बार बार वही कह रही हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक फैसला दिया है, इस पे सबको अब तवज्जो देखना चाहिए कि किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं सिस्टम, ताकि लोगों को इंसाफ मिले, हर शख्स को इंसाफ मिले। और सियासत अपनी जगह है, लेकिन कानून की बालादस्ती अपनी जगह है। और इंसाफ जब तक वाज़ेह नहीं होगा तो उसके इनजस्टिस होगी और वो नहीं एक्सेप्टेबल। बहुत बहुत शुक्रिया शीरीन मज़ारी साहबा हमारे साथ मौजूद थी। कह रही थी कि इस हवाले से कानून पर नजरसानी कर रहे हैं, इस हवाले से मीटिंग मंडे को भी होगी ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।